हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज से हम डीएलएड के मैथ्स के पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, जो मैंने मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करा था उसी के तहत हम क्या कर रहे हैं, आज लेक्चर 1 से मैथ्स की पहली क्लास से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज की हमारी पहली क्लास में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। अब मैथ्स को समझने के लिए जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो यहीं से जनरेट होती है। अगर आपने नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ लिया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मैथ्स में अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। सब मैंने यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों रखा है ताकि आपको क्या हो, दोनों तरीके से आप पढ़ के और साथ में मैं जो एक्सप्लेन करूँगा उसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर एक लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं एक लेक्चर में कॉन्सेप्ट बता दूंगा, एक में क्वेश्चंस बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। चलो देखते हैं। तो नंबर सिस्टम की जब शुरुआत करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ क्या होता था। आपने बचपन में नंबर सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, किस तरीके से पढ़ा था वही मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता हूँ। ठीक है, एक ऐसे क्या बनाते थे, संख्या रेखा बनाते थे। तो उसमें क्या होता था, बीच में जीरो आता था और लेफ्ट की तरफ जब जाते थे तो क्या आता था, -1 -2 -3 ऐसे चलता था, और राइट में क्या होता था, +1 +2 और +3। बस इस यही चीज़ें जो है इसी के बारे में हमने समझना है। अब ये प्लस आगे बढ़ते जाएगा तो कहाँ तक चले जाएगा, इन्फिनिटी तक। कौन सा इन्फिनिटी, पॉजिटिव का इन्फिनिटी। ऐसे ही इधर लेफ्ट साइड में कहाँ चले जाएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी तक जाएगा। कौन सा इन्फिनिटी, निगेटिव का इन्फिनिटी। तो इस तरीके से क्या है, हमारी संख्या रेखा चलती थी। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग हम इसी को समझते हुए चलेंगे कि संख्या रेखा के जो हमने पढ़ा था ना बचपन में, छोटी क्लासेज में हमने पढ़ा होता है, उसी के रिस्पेक्ट में हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू या अंकित मान। ठीक है, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंकित मान, इसका अंकित मान क्या है या इसकी फेस वैल्यू क्या है, कोई नंबर दे देगा। तो फेस वैल्यू और कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन भी है, ये देख लो, बल्कि वह संख्या है जिसके बारे में पूछा गया है, वही संख्या उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है 2 3 5 7 6। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल इसने क्या बोला, 5 का अंकित मान पूछा। 5 का अंकित मान क्या होगा, 5 ही होगा। ऐसे ही इसने 7 का अंकित मान बोला तो 7 ही होगा। 2 का अंकित मान बोला तो 2 होगा। इस तरीके से चलता है। फेस वैल्यू मतलब वही नंबर उसकी फेस वैल्यू होता है, खुद की फेस वैल्यू होता है या अंकित मान होता है। दूसरी चीज है स्थानीय मान। स्थानीय मान से भी क्वेश्चन आते हैं, या प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसको उसके स्थान के अकॉर्डिंग, स्थानीय मतलब स्थान के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि वो कौन से स्थान पे, कौन से स्थान मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, इस तरीके से उसके दाईं ओर के कितने स्थान है, उनमें 10 की पावर के फॉर्म में एक्सप्लेन होता है। ठीक है, 10 टू द पावर n के फॉर्म में एक्सप्लेन होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब इसको समझते हैं। जैसे ये नंबर दे रखा है 2 3 5 7 6, इसमें अब 5 का स्थानीय मान निकालना है। 5 कौन से नंबर पे, देखो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, सैकड़े पे है ना 5, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो उसकी जगह जगह क्या रख दो, 0 लगा दो। क्या हो गया, 500, यानी कि सैकड़े का है तो 500 हो गई। ऐसे ही अगर 2 का स्थानीय मान पूछे तो 2 के पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है तो 4 जीरो लगा दो, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 20,000 हो गया। तो इस तरीके से ये स्थानीय मान चलते हैं और इससे भी सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए आपको ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपको आती हैं, बस इसको आपने रिवाइज करना है। और जिसके लिए जिसने अभी तक जिसको याद नहीं आ रहा है तो वो आप साथ साथ आप सीखते चलिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया स्थानीय मान और फेस वैल्यू के बारे में हमने देख लिया, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अगली चीज देखते हैं, अब आते हैं टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। ठीक है, ये है अब इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से एक्चुअल में टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नंबर के क्या होते हैं, संख्याओं के प्रकार होते हैं, अलग अलग तरीके की संख्या होती है। प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब आपने पढ़ी हुई है। बस मैं आपको दोबारा से बस रिकॉल करा रहा हूँ और एक तरीके से रिवीजन चल रहा है, समझ लो आप। ठीक है, क्योंकि ये सब आपने कभी ना कहीं कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। ठीक है, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है उनने तो हमेशा कहीं ना कहीं वो तो टच में रहते हैं, जिनका नहीं भी है तो उनने भी कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। ठीक है, 10th तक तो हम बेसिक मैथ्स हम सब पढ़ते हैं उसी से। तो देखते हैं संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, ये संख्याएं क्या होती हैं, मैंने अभी बताया था ना आपको, क्या बताया था मैंने, एक नंबर लाइन बताई थी। नंबर लाइन में क्या होता है, बीच में जीरो, लेफ्ट में क्या होता है -1 -2 और प्लस में क्या होता है +1 +2। तो जो प्राकृत संख्याएं हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 से स्टार्ट होंगी, जीरो नहीं होता है इसमें। 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक, सारे के सारे पॉजिटिव। 1 2 3 इस तरीके से कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये सबके हैं प्राकृतिक संख्याएं। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, एन से डिनोट किया जाता है। किसको, प्राकृतिक संख्याओं को, इन्हीं को बोलते हैं नेचुरल नंबर।
ऐसे ही पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो लगा दो तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। बस जीरो इसमें ऐड जैसे होगा तो ये पूर्ण संख्या बन जाएंगी। और ये भी सारे के सारे क्या होती है, धनात्मक होती है। लिखा है ना गैर ऋणात्मक, मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव वैल्यू होंगी। जीरो से स्टार्ट करते चले जाओ, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ चले जाएगा, इन्फिनिटी तक। कौन सा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये हो गई पूर्ण संख्या। इसको डिनोट करते हैं किससे, W से। अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांकों को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, इसमें क्या करना है हमें, अभी तक हम जीरो तक गए, संख्या रेखा में 0 1 2 3 पॉजिटिव वालों के बारे में पढ़ ले। अब लेफ्ट में चले जाते हैं, यानी कि निगेटिव वालों को भी देख लेते हैं। पूर्णांक में क्या आ जाते हैं, निगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। यानी कि जीरो से लेफ्ट की तरफ माइनस इन्फिनिटी और राइट की तरफ प्लस इन्फिनिटी, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, इंटीजर के अंदर आ जाते हैं। ये क्या होती है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। पूर्णांक मतलब ये अपने आप में पूर्ण है, यानी कि यहाँ पे क्या आएंगे, फ्रैक्शन नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। पूर्णांक के अंदर फ्रैक्शन नहीं आते हैं, यानी कि भिन्न वाले भिन्न नहीं आते, सिंपल सा। तो पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं, आई से, आई से इंटीजर। अगला सम संख्या है। सम संख्या तो आपको पता ही है, जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है, सम संख्या है। 2 4 6 8 10, ठीक है। विषम संख्या कौन सी होती है, जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से। ये तो आपको पता ही है। इनको बोला जाता है इवन नंबर सम संख्या और ऑड नंबर विषम संख्या, ठीक है। ये हो गए संख्याओं के कुछ टाइप हो गए। आगे टाइप देखते हैं। फिर आता है, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया यानी पूर्णांक पढ़ लिया। पूर्णांक के बाद आता है रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। अब इसमें क्या होगा, इसमें प्लस माइनस सब आ जाएंगे और साथ में भिन्न भी आ जाएंगे। तो सिंपल सा परिमेय संख्याओं का समझने के लिए क्या होता है, ये P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती हैं और जहां Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बस ये ध्यान रखना है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं और इसमें जो हर की वैल्यू यानी कि Q की वैल्यू, Q कभी भी 0 नहीं होगा, बस की तरह से आपको याद रखना है। अब किसी भी नंबर को अगर आप P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा, परिमेय संख्या, या इसी को क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। अच्छा, अब इसी को देखते हैं। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे 3/4 लिखा है, ये परिमेय संख्या है। मैं लिखता हूँ 10, 10 परिमेय है या नहीं है, बिल्कुल। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है, ठीक हो गया। इस तरीके से इसमें माइनस प्लस सब आ जाएंगे, भिन्न भी आ जाएंगे और नॉर्मल जो पूर्णांक है वो भी आ जाएंगे, ठीक है। बस सिंपल सा इसको याद रखना है आपको, क्या P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और जहाँ Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर Q की वैल्यू 0 होगी, मतलब अपॉन में अगर 0 आ गया तो उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे 3.0 लिखूंगा तो ये इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब जो परिमेय से नहीं है वो क्या होंगी, अपरिमेय होंगी, यानी कि इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। रैशनल नंबर को R से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, और इरेशनल नंबर को I और साथ में एक छोटा सा R बना दो, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनका सटीक मान निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर हम इनकी वैल्यू लिखने जाएं तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं चल पाई, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दे रखा है पाई। पाई क्या होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 आपने पढ़ी होगी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 3.142857142857 ऐसे करके चलते चले जाती है। मतलब इसको हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जिसको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो सारे के सारे क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं लिखने के लिए बस क्या करो, जैसे पाई हो गया, इसी की तरह ये क्या बोलते हैं, पाई हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई। ऐसे में लिखूं, मैं लिखूं √2, रूट के अंदर डाल दो आप किसको, 2 को, तो क्या बन जाएगा ये इस तरीके से आता है 1.42 ऐसे ऐसे करके चलते जाता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन। तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद अगली जो नंबर है वो देखते हैं, ये क्या है, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 1 यानी कि 1 से और खुद से डिवाइड होती है, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, एक नहीं होता है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान देना, सबसे छोटी संख्या तो 1 होती है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। 1 भी नहीं आता, 0 भी नहीं आता, ठीक है। ध्यान देना, अभाज्य संख्या के अंदर अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 2 से अभाज्य संख्या होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन सी होती है, 2 होती है। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और साथ में एक सम अभाज्य संख्या, जो सम है, सिर्फ 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या जो कि है सम है, ठीक है। यानी कि ऐसा प्राइम नंबर जो कि है इवन है, वो कौन सा होगा, सिर्फ 2 है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, 2 3 5 7 11,
अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा 9, 9 अभाज्य है नहीं है, नहीं है, क्योंकि 9 में किसका भाग जाता है, 1 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, दो चीज़ तो है, साथ में 3 का भी जाता है। यानी कि अभाज्य संख्याओं में क्या होना चाहिए, या तो खुद से जाना चाहिए भाग या 1 से जाना चाहिए। ठीक हो गया, ये हो गई अभाज्य संख्या। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करने वाली, वो क्या है, वो है ये नोट। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट। अब इसमें क्या है, क्या चाहिए आपको याद रखना है, इसमें बस ये दो ऊपर के याद रखने। 1 से 50 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 15। ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा फटाफट से आपको याद है, लिख के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और टिक मार के ऑप्शन में। ठीक है, ये अब वरना आप निकालते रहोगे, काउंट करते रहोगे, 2 3 5 7 ऐसे करके, तक आपका क्या है, टाइम बच जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में बस दो चीज याद रखनी है, 1 से 50 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 15, और 1 से 100 के बीच कितनी होती है, 25। अभी नीचे वाले 1 से 500 के बीच आप याद रखना चाहें कर सकते हैं, ना भी रखना चाहें तो चलेगा। ठीक है, 1 से 50 और 1 से 100 के बीच आप याद रख लें। 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है और 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है। ऐसे 1 से 500 के बीच कितनी होती है, 95। 1 से 1000 के बीच कितनी होती है, 168। ठीक है, ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। अगली चीज देखते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या इसी को क्या बोला जाता है, भाज्य या यौगिक संख्याएं। जो अभाज्य नहीं है वो क्या है, सारी की सारी यौगिक संख्या है, भाज्य संख्या। सिंपल, अभाज्य को हटा दो, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है। अभाज्य कौन कौन सी है, 2 3, इनको हटा दो, 5 को हटा दो, ये अभाज्य है, तो इनको सबको हटा दिया, तो क्या बचा हमारे पास, 4 6 8 9, इस तरीके से। ठीक है, ध्यान देना, मैंने एक के बारे में बताया था, एक क्या है आपकी अभाज्य नहीं है और साथ में एक भाज्य भी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए ऐड कर रखा है। एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य, एक स्पेशल नंबर होता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है, जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है। अच्छा, फिर एक और टाइप आता है इसमें, क्या, को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या है। मतलब इसमें दो लेनी है, दो ऐसी संख्या लेनी है, को प्राइम बोल रहे हैं, तो इसमें ध्यान देना, आपको दोनों प्राइम लोगे वो भी को प्राइम होते हैं, लेकिन इसमें एक इवन एक ऑड ले लो, वो भी को प्राइम होते हैं। ठीक है, जैसे 2 और 3 ले लिया, या कोई दो भी क्रमागत संख्या ले लो, 3 4 ले लो, ये भी क्या है, सहभाज्य संख्या है। ऐसे ही मैंने लिखा 4 5 लिया, ये भी सहभाज्य संख्या है। दो संख्याओं को सहभाज्य संख्या कब बोलते हैं, जब उनका HCF 1 होता है। ठीक है, अभी HCF के बारे में देखेंगे तो वहां से ये डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, HCF क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अभी सिंपल सा आप ये याद रख लो, कोई भी दो क्रमागत नंबर लिख दो, 1 2, ये क्या है, को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या लिखनी आती तो कोई भी दो नंबर लिख दो लगातार वाले, 10 11, ये क्या है, सहभाज्य संख्या है, बस इतना सा। ठीक है, तो ये क्या देख लिया हमने, नंबर्स के टाइप देख लिए, कौन कौन से नंबर होते हैं, इनके बारे में हमने समझ लिया। ठीक है, और साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी हमने नोट करते हुए चल लें। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको समझते हुए चलेंगे तो काफी ईजी हो जाएगा। अब अगली चीज आती है गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड या इसी को बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, इससे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्या बनता है, गुणनखंड निकालना। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, गुणनखंडों की संख्या निकालना। गुणनखंडों की संख्या निकालना, गुणनखंडों की संख्या निकालना और गुणनखंडों का योग निकालना, ये जो थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आती है। अब गुणनखंड होता क्या है, मैं एक संख्या लिख रहा हूँ, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक संख्या लिखी 24 24। अब 24 के मुझे गुणनखंड करने, आपने बचपन में करे होंगे। ठीक है, गुणनखंड करने में क्या होता है, हमें इसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं में तोड़ना होता है, तो क्या बन जाते हैं, उसके सारे के सारे गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। अब 24 में, अब इसके लिए थोड़ा सा आपको एक आध चीजें याद रखनी पड़ेंगी, क्या, विभाजन के नियम। ठीक है, विभाजन के नियम, विभाजन के नियम फटाफट से बता देता हूँ, बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, दो से विभाजन का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के इकाई में या यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 होगा तो वो 2 से विभाजित होगी, सीधा सा। ऐसे 3 से विभाजन का नियम, 3 से विभाजन का क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक संख्या लेता हूँ फिर समझाता हूँ। मैंने लिखा 5 1 2, अब मैं इसके अंकों का योग करूंगा, 5 धन 1 धन 2 कितना हो गया, 8। 8 में 3 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा। अब इसको मुझे क्या बनाना है, 3 से भाज्य वाली संख्या बनाना है। मैंने इसमें क्या कर दिया, 5 1 2 1। अब इसके संख्याओं का योग करूंगा, 5 1 6 2 8 1 9, यानी कि 9 आ रहा, इसके अंकों का योग 9 आ रहा, 9 में 3 का भाग जा रहा, तो संख्या 3 से विभाजित होगी। कोई भी ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग करने पर अगर वो 3 का गुणा आ जाता है या उसमें 3 का भाग चले जाता है, वो 3 से विभाजित हो जाती है। सिंपल, 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का देखते हैं। 4 के विभाजन में क्या करना होता है, 4 के विभाजन में लास्ट के दो अंकों को देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने संख्या लिखी 5 1 2, लास्ट के दो अंकों को देखेंगे 12, 12 में 4 का भाग जाता है, तो 512 में भी 4 का भाग जाता है, बिल्कुल सही है।
ऐसे मैंने लिखा, एक नंबर लिखा 1 3 4 5 6 0 4, 6 0 और लास्ट में 4 है, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें जाता नहीं जाता है। लास्ट के 2 अंक देखें, इसमें 4 है, 4 में 4 का भाग जाते हैं, बिल्कुल जाता है, तो ये संख्या में 4 का भाग जाता है, सिंपल। 5 का तो आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0 या 5 हो तो वो 5 से विभाजित होती है, बस सिंपल सा हो गया। अब इसी तरीके से हम देखते हैं गुणनखंड, गुणनखंड कैसे करने, ठीक है। गुणनखंड करने के लिए 2 तरीके होते हैं, क्या? एक तो अभाज्य गुणनखंड बना के, दूसरा डिवाइड करते हुए, ठीक है। तो मैंने क्या नंबर लिया था, 24 लिया था। 24 का अगर मैं गुणनखंड करना चाहूँ तो मैं लिखा 24 लिखा, ये एलसीएम आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, उसी का तरीका होता है। अब 24 में मैं किसका भाग दे दूँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का दे देते हैं। 24 में क्या है, 2 का भाग जाता है, तो इसी से ट्राई कर लेते हैं। 2 से 12, 2 से कितनी बार गया, 2 छक्का 12, 2 से कितनी बार गया, 3 बार, 2 3 6, मतलब पूरी बार चले गया, मतलब पूरी बार कट जाना चाहिए, ठीक है, सिंपल से ये रहता है। तो इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 2 गुणा 2 गुणा 2 है, अब इसी में मैं आपको पावर समझाता हूँ, यानी कि घात, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए, आप सारा का सारा इंटर रिलेटेड होता है। अब एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होने का है, ठीक है। इसका मतलब 2 को मैं लिख रहा हूँ तो 2 की पावर क्या है, ये 1, ये भी क्या है 2 की पावर 1, ये भी क्या है 2 की पावर 1, ये क्या है 3 की पावर 1। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार आ रहा है, यानी कि 2 की पावर कितनी आ रही है, 1 2 3, बस जोड़ दो, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, ठीक है। ये लिखने का तरीका है। मैं 24 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसकी गुणनखंड में बोलूँ तो 2 2 2 2, ठीक है, यानी कि 3 बार 2 गुणा 3, इस तरीके से। और निकालने का तरीका क्या है, ये तो क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और ये क्या है, ऐसे डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हो, छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं में तोड़ने के बाद। अच्छा, अब यहीं से इंपॉर्टेंट चीज आती है गुणनखंडों की संख्या। इसके कितने गुणनखंड होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। इसके लिए क्या करना है, अब देखो 24 लिखा, 24 में क्या है, सबसे पहले तो क्या करना है हमें, अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं में तोड़ देना है। अब इसके लिए क्या करना है, अगर इसकी संख्या निकालनी है तो 2 की घात देखो, बस ऐसे घात में रख देना है, 2 की घात 3, 3 की घात 1, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, जो घात है, घात में 1 जोड़ देना है, 3 धन 1, 2 की घात 3 थी तो 3 धन 1 कर दिया, ऐसे 3 की घात 1 थी तो 1 धन 1, कितने हो गई इसकी गुणनखंडों की संख्या, 3 1 4 गुणा 2, यानी कि अगर ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं तो इसके बीच का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 8 है। समझ आया, गुणनखंडों की संख्या। अब गुणनखंडों की संख्या से क्या मतलब है, मैं आपको ये भी समझाता हूँ, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या का मतलब क्या है, निकालना कैसे, तरीका मैंने बताया। क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य संख्याओं के फॉर्म में इस तरीके से तोड़ देना, छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं में, फिर उनकी घात जो आ रही है, उनकी घात जो आ रही है उसमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है, तो निकल जाता है। अब इसका मतलब क्या है, गुणनखंडों की संख्या का मतलब क्या है, मैं 24 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं 24 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 गुणा 24, ये भी क्या इसके गुणनखंड आ रहे हैं, ठीक है। अब ये वैसे गुणनखंड नहीं है कि छोटी छोटी अभाज्य संख्या में टूट चुका है, लेकिन गुणनखंड तो है। ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 12, 12 दूनी 24 होता है, ऐसे में लिख सकता हूँ 3 गुणा 8, ठीक है। इस तरीके से इसके टोटल कितने गुणनखंड आ जाएंगे हमारे पास, कितने तरीके से हम इनकी संख्या निकाल सकते हैं, कितने गुणनखंड होंगे, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, जैसे क्या है 24 का हमें 24 भी है, 12 भी है, 8 भी है, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ गुणनखंडों की संख्या का मतलब ये है। यानी कि 24 के गुणनखंडों की बात मैं करूँ तो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 का जाता है नहीं जाता है, 6 6 को 24 होता है, 7 है नहीं है, 8 का जाता है 8 24 होता है, 8 हो गया, 9 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता, 11 का नहीं जाता, 12 का जाता है, 12 दूनी 24, ठीक है, फिर उसके बाद सीधे 24 का जाता है, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मैंने निकाल के बता दिया, और डायरेक्टली कैसे निकालना है वो भी आपको सिखा दिया, ठीक है। 24 के कितने गुणनखंड है, 8 गुणनखंड है, जिनको हमने कैसे निकाला था, ये हमने क्या करा था, उन्हें अभाज्य संख्याओं की पावर के फॉर्म में +1 करके सीधे कर देना, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये हमने देखा 24, 24 के गुणनखंडों की संख्या हमने निकाल दी 8, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, ठीक हो गया। मैं कौन सा नंबर ले लूँ, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 48 ले लिया, ठीक है। चलो, अब 48 के गुणनखंड करने हैं, किस तरीके से करने हैं, 48 के गुणनखंड, ठीक है, किस तरीके से कर सकते हैं, 48 ये बस रखा है ऐसे, 24 24 दूनी 48,
12 दूनी 24, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एकम 3, इस तरीके से। ठीक है, पूरी की पूरी बार भाग चले गए। अब देखो, अब 2 कितनी बार है, मैं फटाफट सीधे सीधे की पावर के फॉर्म में लिखूंगा। 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 की घात 4 गुणा 3, 3 की घात 1, फटाफट इस तरीके से लिखना है आपको। अब इसके गुणनखंडों की अगर संख्या पूछे तो क्या कर देना है, 2 की घात कितनी है 4, यानी कि 4 धन 1, 3 की घात कितनी है 1, यानी कि 1 धन 1, तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएगी, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 गुणा 2, यानी कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 10। अब आप इसको ओपन करके निकाल भी सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी 24 के निकाले थे। ये हो गया गुणनखंडों की संख्या। अब आता है दूसरी चीज आती है, ये तो गुणनखंडों की संख्या होगी, गुणनखंडों का योग देखते हैं। ठीक है, गुणनखंडों का योग कैसे निकालना है, एग्जाम्पल ये रखते हैं, चलो 48 का एग्जाम्पल रखते हैं, इसी से समझ लेते हैं गुणनखंडों का योग कैसे निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अब हमने क्या लिखा था, अभी निकाला था ना 48, क्या होता है 2 की घात 4, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, गुणनखंडों का योग निकालना है, गुणनखंडों का योग यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। ये कैसे निकालना है, इसके लिए क्या करना है, देखो 2 की घात कितनी है 4 है, तो इसको कैसे करना है, 2 की घात 0 से स्टार्ट करनी है। 2 की घात 0 धन 2 की घात 1 धन 2 की घात 2 धन 2 की घात 3 धन 2 की घात 4। ठीक है, ऐसे लिखा। फिर इंटू 3 के लिए भी, 3 के लिए भी ऐसे ही करना है, 3 की घात 0 धन 3 की घात क्या है 1 है, बस यहीं तक जाना है। ये क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंडों का योग होगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब किसी भी संख्या, लेट सपोज मैंने कोई संख्या लिखी x, x से डरना नहीं है, x बहुत काम की चीज़ है मैथ्स में। ठीक है, मैंने कोई संख्या लिखी x, अगर उसकी घात में 0 बोलता हूँ, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है, 0 नहीं होती है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जो नॉन मैथ्स के बैकग्राउंड हैं उनके लिए आप ध्यान से समझना, मतलब आपकी काफ़ी टाइम से मैथ छूटी है तो आप ऐसे करके याद रख लें। तो इसको मैं अब निकालता हूँ। देखो, किसी की घात 0 क्या होती है 1 होती है। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2 की घात 0 1, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 2 दूनी 4, 2 को 2 बार गुणा करना, 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8, ऐसे 2 की घात 4 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि कितना आ गया 16। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 की घात 0 यानी कि 1 होगा, और 3 की घात 1 कितना होगा, 3 की घात 1 कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे गुणनखंडों का योग। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ, इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो कितना आ गया, तो आंसर कितना आ गया, इसको ऐड कर दो, 16 8 24 4 28 2 30 1 31, 31 गुणा 3 और 1 4। ठीक है, तो इसके टोटल गुणनखंडों का योग कितना आ गया, 4 का 4 3 12 124। इसके 48 के गुणनखंडों का योग कितना हो गया 124। समझ आ गया आपको। बस इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल लेके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहे इसमें, अब देखो क्या होगा, कुछ में क्या होगा 3 भी अभाज्य संख्या है, तो बस उतनों का करते चले जाना है। ठीक है, बस एक आप कॉन्सेप्ट समझ लो, उसी से सारे के सारे क्वेश्चन बन जाए। अगली चीज देखते हैं, एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त, और एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ में क्या करना होता है, यही हमें फैक्टर में तोड़ना पड़ता है। ठीक है, किस तरीके से फैक्टर में तोड़ना पड़ता है, जैसे मैंने अभी बताया 24 को किस तरीके से तोड़ा हमने, 24 के फैक्टर करे थे ना, एग्जाम्पल लिया था, चलो इसी को दे देता हूँ मैं दोबारा से। ठीक है, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इसमें करना क्या होता है, जैसे मुझे क्या निकालना है, किसी का लॉस ऑफ निकालना है, 2 नंबर दे रखे हैं उनका लॉस ऑफ निकालना, एक मैंने ले लिया 24, एक दूसरा ले लेता हूँ 48, चलो 2 ये ले लिए मैंने। ठीक है, अब 48 के गुणनखंड करें, जो एग्जाम्पल लिए थे उसी से समझते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, 3 48। अब लॉस ऑफ में क्या करना होता है, ऐसे गुणनखंड में ब्रेक कर देना होता है। फिर उसके बाद क्या करना होता है, हमें इसमें कॉमन कौन कौन से हैं बस उनको निकालो। सबसे पहले क्या है, 2 और 2 कॉमन है, ये सब बचपन में करा हुआ है, मैं बस आपको दोबारा से रिकॉल करा रहा हूँ। 2 और 2, 2 और 2। ठीक है, फिर ऐसे ही 3 और 3। अब जो कॉमन है उनको एक साथ ले लो, कॉमन है तो उनको एक ही बार लेना है, यहाँ से 2 लिया, 2 और 2 मिले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब बचा गया हमारे पास एक, ये 2 वाला 2 बच गया, इसको भी जोड़ दो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 दूनी 48। ठीक है, अब देखो 24 और 48 का एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा,
48, यानी कि छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें 24 का भी भाग चले जाए और 48 का भी भाग चले जाए, ये होता है एलसीएम का मतलब सिंपल सा। वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 48 होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग चले जाए, या 3 होंगी तो तीनों का भाग चले जाए। ठीक है, वो क्या होती है, एलसीएम होती है। ऐसे ही अब एचसीएफ समझते हैं। एचसीएफ क्या होता है, ऐसे ही एचसीएफ भी होता है। एचसीएफ वह छोटी से छोटी संख्या, या सॉरी, एलसीएम में क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जितने नंबर दे रखे हैं उनका भाग चले जाए। एचसीएफ में क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वो विभाजित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैं एचसीएफ निकालना है किसका, लेट अस सपोज मैं 2 नंबर ले लेता हूँ। मैंने लिया 42 और एक लिया मैंने 70। ठीक है, अब इसको सबसे पहले तो इसको क्या करना है, अभाज्य संख्याओं में तोड़ देना है। ठीक है, अगर 42 के मैं गुणनखंड करने जाऊँ, ठीक है, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ठीक है, 42 को 2 से करते हैं, मैं यहीं पे गुणनखंड कर रहा हूँ। ठीक है, 21 दूनी 42 होता है ना, 2 गुणा 21, 2 गुणा 21। अब 21 को मैं तोड़ना चाहूँ, 2 3 6 7 42, 2 3 और 7 आ गए। ऐसे 70 के तोड़ने चाहूँ, 7 गुणा 10 70 होता है। ठीक है, तो अब इसको मैं 7 गुणा 10 को कैसे करूँगा, मैंने लिखा 7 गुणा 10। अब 10 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 7 गुणा 2 गुणा 5। ये अभाज्य संख्याओं में टूट गया मेरा। छोटे से छोटे अभाज्य संख्याओं में तोड़ देना है पहले, सबसे पहले। अब देखो मुझे क्या करना है, एचसीएफ में क्या करना होता है, कॉमन ढूंढना होता है। ठीक है, कौन कौन से कॉमन है, बस उनको उठा के लिख दो, उनको मल्टीप्लाई कर दो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें जिससे क्या हो जाए, ये दोनों के दोनों विभाजित हो जाए। 42 और 70 दोनों के दोनों विभाजित हो जानी चाहिए। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 7, और यहाँ क्या है 7 गुणा 2 गुणा 5। कॉमन क्या है, सिर्फ एक नंबर मिल रहा है हमें 7, और एक और कोई नंबर मिल रहा है बिल्कुल, 2 भी तो है। 7 और 2 दोनों है, ध्यान देना, सारे के सारे कॉमन उठाने हैं। ठीक है, एक कॉमन हमें मिला 7 और दूसरा कॉमन मिला है हमें 2, यानी कि 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 14। यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो गया, 14। एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 42 और 70, अभी 2 संख्या है तो दोनों के दोनों क्या हो जानी चाहिए, विभाजित हो जानी चाहिए। चौथियाँ 42 होता है और चौथ पंजे 70 होता है। ठीक है, तो ये एचसीएफ का कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसे एलसीएम में क्या होता है, वह संख्या जिसमें दोनों का भाग चले जाए, और एलसीएम में क्या होता है, दोनों का भाग चले जाना चाहिए, और एचसीएफ में क्या होता है, दोनों को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। समझ आ गया, बस सिंपल सा होता है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, अब इसको निकालने के अलग तरीके होते हैं, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, फिर निकालने के तरीके भी देखेंगे। ठीक है, अब इस लेक्चर में अभी हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, अब कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं। ये हैं 2-3 फॉर्मूले, ये आपके बहुत काम आने हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलों को आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडर करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका, सीधा सीधा इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और उसके पूरे के पूरे चांसेस हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, ये समझते हैं। ये है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, सीधा सीधा। क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n+1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पूछेगा तो n इंटू n+1/2 लिख दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल उस एग्जामिनर ने पूछ दिया प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकालने को, अब क्या करोगे आप, संख्या लिखना जो क्या शुरू कर दोगे, चलो 10 में तो आप लिख भी लोगे। उसने पूछ दिया प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बोल दिया। ठीक है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे करना है, लिखो फटाफट से। प्राकृतिक संख्या कितनी, 100 पूछी है, 100 गुणा 100 × 1/2, 2 से डिवाइड कर दो, कितनी बार, 50 बार, 101 गुणा 50। अब इसको आप अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 5050 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकालना था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, फॉर्मूला याद रखना है, इसको आप नोट करते चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तुरंत से अभी लिख के अपने सीट में नोट कर लीजिए। ठीक है, अपनी टेबल पे जहाँ पे भी है वहाँ पे चिपका। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग देख लिया, अब ऐसे देखते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग किस तरीके से निकालते हैं, इसके लिए क्या करना है, n इंटू n+1। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में क्या था, n इंटू n+1/2 था, इसमें क्या करना है, n इंटू n+1। मैंने बोला प्रथम 400 सम संख्याओं का योग, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया 400 सम संख्याओं का, आप कैसे लिखोगे जो क्या, यहाँ पे बस फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है आपको। प्रथम 400 n सम संख्याओं का योग क्या होगा, 400 गुणा 401। ठीक है, तो कितना जाएगा ये 1604, उसके आगे 2 जीरो लगा दो, तो इतना ही, सीधे देखो कितना क्विकली आ गया। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही देखते हैं विषम संख्या है,
प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, यानी कि ऑड नंबर्स का योग। प्रथम एन विषम संख्याओं का योग अगर आएगा तो क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, एन स्क्वायर, सिंपल सा। मैंने बोला प्रथम लेट अस सपोज मैंने बोला प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग, तो क्या करना है आप विषम संख्या जो क्या लिखोगे, फटाफट क्या करना है आपको, 50 का स्क्वायर, ठीक है, 2500, बस सीधा आंसर। ठीक है, कितने फॉर्मूले हो गए, 3। ठीक है, एक और फॉर्मूला 2 और बच गए, एक स्क्वायर वाला और एक क्यूब वाला। अब है प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये बेसिकली। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए एक फॉर्मूला थोड़ा सा और देखना है आपको ध्यान से, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, ये क्या है, वर्गों के योग के लिए n से n+1 को मल्टीप्लाई कर देना और 2n+1 को, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, n गुणा n धन 1 गुणा 2n धन 1 बट्टे 6। ये क्या हो गया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। एक लास्ट फॉर्मूला रह गया हमारा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी कि क्यूब्स का योग। ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्यूब्स। ठीक है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इस तरीके से जैसे बोलना चाहे आप। ठीक है, घनों का योग निकालना, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें क्या करना है हमें, n इंटू n+1 अपॉन 2, जो हमने क्या पढ़ा था, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पढ़ा था ना, उसी का, उस पूरे का क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक हो गया, ये हमारे 5 फॉर्मूले हैं, ये आपको तुरंत से आप नोट कर लीजिए और अपनी जो आपकी टेबल या जो भी स्टडी टेबल जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका के रख लो। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है और आप इनको याद रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है, आप चाहे जैसे करो, रट के करो, समझ के करो, जैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इनको याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमने आज के देखे, आज सारे के सारे हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, किसका, नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम बस यही है, इसी से सारा घुमा फिरा के आगे पीछे क्वेश्चन को जो भी है लैंग्वेज घुमा के या डिजिट्स को घुमा के इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बस आप इसको साथ साथ नोट करते चलिए, धीरे धीरे सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। आज हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब सीधे कल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे बस, फिर नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, इस तरीके से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक हो गया, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।